एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर, और आज हम बात करेंगे हमारी 10th जो मॉक टेस्ट थी उसके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में। और ये आपके सब्जेक्ट जो कॉमर्स जो डोमेन है उसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, उसके सॉल्यूशन की हम डिटेल देखेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या उसके आंसर्स होंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2026 में हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। हमारी जो ये टीम है, जो आपकी सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन या फिर चैनल है, इससे 30,000 प्लस एस्पिरेंट जो बच्चे हैं उन्हें लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। अभी ऐसा कैसे हुआ? हमारी जो टीम है, हमारी जो चैनल है, ये आपको फ्री यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा आपको डिटेल पीवाईक्यू सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं, टाइमली अपडेट्स मिल जा रही हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिल जा रही हैं और प्रॉपर फ्री गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आप तो एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। मैं बोलूँगी कि आपके जो जूनियर्स हैं, जो फिर अपकमिंग ईयर्स में इस एग्ज़ाम की क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को उनके साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो बिजनेस स्टडीज़ है उसके जो आपके मॉक टेस्ट पेपर थी, ठीक है, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस नोन एज। अब बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उनकी कुछ गोल्स होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव होती है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो बोला जाता है कि ये जो गोल्स है ये बाय चांस वो अचीव नहीं करते हैं, उसके लिए उन्हें प्रॉपर एक डेलिबरेट प्रोसेस फॉलो करना होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉलो करना होता है। और ये इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, दैट इज मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं, या फिर मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने गोल्स को अचीव कर पाती है। तो हमने जब अपने बिजनेस स्टडीज डोमेन की क्लास को स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट था मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की मदद से हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने गोल्स को अचीव कर पाती है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मीन्स टाइम पे, जितने टाइम आपको दिए गए हैं उतने में आप गोल्स अचीव कर रहे हो, टास्क कंप्लीट कर रहे हो, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, दैट मीन्स कम रिसोर्सेज का यूज करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ये जो एनटीए जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछती है आपसे, फुल उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं आपके मॉक टेस्ट में, जैसे जैसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है आपके मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, दैट इज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको एक लिस्ट इधर दी गई है, लिस्ट 1, और ये आपकी लिस्ट 2 है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है। तो पहला है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, और तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, इन्हें किसने दिया था? मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल। तो हम जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इन्हें इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं या जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो उसे किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किन्होंने दिया था? ये दिया था मैक्स वेबर ने। तो आपकी ये तीनों आंसर्स हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या है आपके? ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो दैट मीन्स ए का आपका 2 हो गया, बी का 3 हो गया, और सी का 1 हो गया। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, जो मैनेजमेंट है उसकी प्राइमरी फंक्शन कौन सी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होती है कौन सी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या फिर स्टाफिंग। तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की जो प्राइमरी फंक्शन है वो कौन सी है, प्लानिंग है। इसे हम प्रीमेसी ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि मैनेजमेंट की जो ओवरऑल गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे हम इसी फंक्शन के अंदर सेट करते हैं। आपने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ा होगा जिसमें पहला स्टेप आता था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और इसी बेसिस पे सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज होती हैं हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। हेलो, क्लास में हूँ, करते। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन जो है आपकी वो कौन सी है, प्लानिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब इनमें से कौन सी जो है आपके मैनेजमेंट की फंक्शन नहीं है। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते थे, हम जानते हैं। एक हमारा प्लानिंग होता है, दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है, तीसरा हमारा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, स्टाफिंग भी होती है, लेकिन कोऑपरेटिंग आपकी कोई मैनेजमेंट फंक्शन नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। अब मैनेजमेंट क्या है, किस चीज की प्रोसेस है। पहला है मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज हो रही है उसे मैनेज करने की। दूसरा है आपका कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट के सारे अफेयर्स हैं, जो काम हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने की। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें एडमिनिस्टर करना, सुपरवाइज करना। और डी है ऑल ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट किस चीज की प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है उसे हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपको दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, पहला है आपका रिक्रूटमेंट, पहला क्या है आपका रिक्रूटमेंट। ठीक है, दूसरा है आपका सिलेक्शन, तीसरा है प्लेसमेंट और चौथा है ओरिएंटेशन। यहाँ आपको स्टाफिंग जो आपकी यूनिट थी, ठीक है, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग वाले। ठीक है, आपको इनकी मीनिंग से क्या करना है, इन्हें मैच करना है। तो रिक्रूटमेंट मीन्स क्या होता है, रिक्रूटमेंट मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। इसमें हम क्या करते हैं, पूल ऑफ एम्प्लॉयज क्रिएट करते हैं जिनके पास क्या होती है, जिनके पास वो पोटेंशियल रहती है। मतलब उसका पता तो हमें सिलेक्शन के बाद चलता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं उस वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए, उनसे एप्लीकेशंस लेते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सिलेक्शन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। यहाँ कैंडिडेट्स होगा, जॉब नहीं हो। ठीक है, कैंडिडेट्स। तो ये जो पूल ऑफ एम्प्लॉयज आपने रिक्रूटमेंट के अंदर क्रिएट किया है, इसमें से क्या करते हैं हम, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं जिनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होती है, स्किल्स होती है। ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, उस जॉब पोजीशन के लिए। तीसरा है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है कि जिस जॉब पोजीशन के लिए हमने उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है उसे वो जॉब पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स इट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट। और ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो नया एम्प्लॉय है वो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से फेमिलियर करते हैं, बताते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि जो वो काम कर रहा है वहाँ अच्छे तरीके से करे, उसके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। ठीक है, उससे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो दैट मीन्स ओरिएंटेशन में हो जाएगा आपका इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज। तो आपका ए का 3 हो गया,
ठीक है, बी का आपका 4 हो गया, सी का आपका 2 हो गया और डी का आपका 1 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, जो जनरल गाइडलाइंस होती है, जो मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो इसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? पहला है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज इवॉल्व, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इवॉल्व हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इन्वॉल्व, अभी तक इवॉल्व नहीं हुई है, मतलब हो रही है, ये कंटिन्यूअस फेज में है। ठीक है, तीसरा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तीसरा बोला जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये अभी कंटिन्यूअस फेज में है, कंटिन्यूअसली इनका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें बोला जा रहा है सेकंड में कि अभी इवॉल्व होना बाकी है, आना बाकी है, इनका डेवलपमेंट होना बाकी है। और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये अपनी कंटिन्यूअस फेज में है डेवलपमेंट के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, बी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड में बोला जा रहा है कंटिन्यूअस फेज में है और सेकंड में बोला जा रहा है कि अभी इवॉल्व होना बाकी है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। अब जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनका क्या फीचर नहीं है, ये क्या नहीं है? पहला तो है आपका बिहेवियरल। तो हम जानते हैं कि ये क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करती है, उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, तो ये बिहेवियरल तो है। दूसरा है एब्सोल्यूट। दूसरा क्या है कि ये एब्सोल्यूट होती है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, दूसरा, हाँ, तो ये आपके ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या एब्सोल्यूट होती है। तीसरा है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। तो हमने पढ़ा था कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, ये हर जगह एप्लीकेबल होती है, लेकिन सेम प्रिंसिपल हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। और चौथा है कि इट इज फ्लेक्सिबल, कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है। मैंने बताया कि समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम इनमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये तीनों ही आपके फीचर्स हैं, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन इज नॉट हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें से बोला जा रहा है कि हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन सी नहीं है। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होगा, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे आपको जनरल मैनेजमेंट के। अब इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी उनकी प्रिंसिपल नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क उनकी प्रिंसिपल है, जिसमें बोला जाता है कि एक काम को हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को जो स्पेशलाइज पर्सन है, जिनके पास स्किल्स हैं, है ना, एक्सपर्टीज है, ठीक है, उस चीज़ को करने की, उस जॉब को करने की, तो उन्हें हम वो प्रोवाइड करें। इससे क्या होगी? स्पेशलाइजेशन होगी, है ना, एफिशिएंसी होगी। अगर कोई इंसान लगातार उस काम को कर रहा है तो इससे क्या होगा? उनका वो उस केस में, उस काम में क्या बन जाएंगे? एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरा है डिफरेंशियल वेजेस। अब इसमें क्या थी? ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल थी। इससे पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, ये देखो, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कंटिन्यूअस फेज में है, ये कंटिन्यूअस फेज में है। इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, ये अभी कंटिन्यूअस फेज में है, मुझे लगा ये इधर बी में कंटिन्यूअस लिखा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रही है? कंटिन्यूअस फेज में है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
हाँ, तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होती है, आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल वेजेस। पीस वेज सिस्टम, ये आपकी टेक्निक है, किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है, ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, किसने प्रोपाउंड किया था, FW टेलर ने, लेकिन आपको यहाँ पूछा जा रहा है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के बारे में। तीसरा है स्केलर चेन। स्केलर चेन में एक जो चेन ऑफ कमांड है, ठीक है, जो फॉलो करते हैं हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए। और इक्विटी में बोला जाता है कि जो मैनेजर्स हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ को एक तरह ट्रीट करें, उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन ना करे कोई भी बेसिस पे। तो ये आपकी डिवीजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन और इक्विटी, ये तीनों ही हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन डिफरेंशियल वेजेस आपकी एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, है ना, जो कि FW टेलर ने दिया था। इसमें बोला जाता है कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं, जितना स्टैंडर्ड उनके लिए सेट किया गया है, तो अगर वो उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं या उससे ज़्यादा काम करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा रेट पे वेजेस मिलेगी। लेकिन जो वर्कर्स अगर उस स्टैंडर्ड से कम रेट पे, मतलब कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें कम रेट पे वेजेस मिलेगी। तो ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है और इसे FW टेलर ने दिया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो, अब आ गई आपकी असर्शन रीजन वाली क्वेश्चन। ये भी एक आपके टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का टाइप है। क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, each printed as statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following response. अब statement 1 क्या है कि increased competition forces the firm to develop new ways to survive and grow in the market. अब बोला जा रहा है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ती है मार्केट में, नए नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, तो उससे फर्म को क्या करना होता है, नए नए वेज को डेवलप करना पड़ता है, ताकि क्या कर पाए, वो मार्केट में सरवाइव कर पाए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब आपके कॉम्पिटिटर आएंगे तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए आपको अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होगी, वेज अडॉप्ट करने होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मेक्स इट ईजी फॉर द स्मॉल फर्म्स। अब जो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ये आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं आपके टेक्नोलॉजी में, ठीक है, ये क्या कर देती है, स्मॉल फर्म के लिए ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करना ईजी है। ये आपकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, ठीक है, इससे कौन डील कर पाती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डील कर पाती है, लार्ज फर्म डील कर पाती है, उनके लिए ये इजी होता है। लेकिन जो स्मॉल फर्म्स हैं, छोटे छोटे फर्म्स हैं, उनके लिए इससे डील करना इजी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपको, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है आपकी वो इनकरेक्ट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। हाँ, स्टेटमेंट 2 जो है आपकी वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब बोला जा रहा है फोर्थ जो है आपका, वो बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। तो इसमें हमने क्या देखा कि आपकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। एक मिनट रुक जाना बस।
वो आपके क्वेश्चन में कुछ एरर आ गई थी, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब डायरेक्टली उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं, तो हम वो भी क्वेश्चन एक बार देख लें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सही सी है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने बनाया था, किसे बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल को, गिलबर्ट को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को या फिर हैरोल्ड कुंज को। तो अभी हमने डिस्कस किया था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपके कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दी गई है, इधर उसकी मीनिंग दी गई है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शंस के बेसिस पे फॉर्म होती है, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन फंक्शन। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो डिविजन्स हैं आपके प्रोडक्ट लाइन्स के बेसिस पे फॉर्म होती है, तो क्या हो जाएगा इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन्स एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्रॉपर जो सारी चीजें होती है एक रूल्स और प्रोसीडियर्स के बेसिस पे होती है, और ये मैनेजमेंट द्वारा इंटेंशनली क्रिएट की जाती है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये क्या हो जाएगा, इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, क्योंकि इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है, बताई रहती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें कोई रिटन रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होते हैं, इज फ्लूइड इन फॉर्म एंड स्कोप, ठीक है। अब देखो, तो ए का आपका 3 हो जाएगा, है ना, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। अब बोला जा रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फंक्शनिंग को, उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके कौन पार्ट नहीं है इनमें से, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स या नन ऑफ दीज। तो ये कस्टमर भी पार्ट है, सप्लायर्स भी पार्ट है और कॉम्पिटिटर्स भी पार्ट है। ये सारे आपके स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, एक आपका जनरल फोर्स, एक स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स जो होती है एक इंडिविजुअल फर्म को, एक इंडिविजुअल बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, और जो जनरल फोर्सेस हैं वो क्या करती है, जो पूरी इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो ये सारे ही आपके पार्ट हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका फिर से assertion region. This questions consist of 2 statements, each printed at statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following responses. Statement 1 दी गई है कि planning is thinking in advance or it is deciding in advance what to do and how to do. बोला जाता है कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और ये काम कौन करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है कि प्लानिंग डज इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में क्या होता है, इसीलिए प्लानिंग में सेट ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं, मैंने बताया था, इसीलिए इसे प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी बोला जाता है। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट गोल्स हैं उन्हें हम एक साथ लाते हैं, अरेंज करते हैं, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम चूज करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दिस गोल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct, both statement 1 and statement 2 are incorrect, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। और चौथा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 1 आपकी गलत है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी मैंने स्पेसिफिक फोर्सेज के बारे में बताया था जो एक इंडिविजुअल फर्म को क्या करते हैं, बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को।
तो पूछा जा रहा है कि ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं इनका पार्ट कौन नहीं है, कौन कंपोनेंट नहीं है। एम्प्लॉय इनका पार्ट है, इन्वेस्टर्स भी इनके पार्ट होते हैं, कस्टमर्स भी इनके पार्ट होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स या जो कंपोनेंट्स हैं आपके, ये आपकी जनरल फोर्सेस में आती हैं, ना कि स्पेसिफिक फोर्सेस में। इसमें जो आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सी जो है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर नहीं है। पहला है अनसर्टेनिटी। हाँ, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन है, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो जाए, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इंटरडिपेंडेंट, सारे जो फोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये भी सही है। कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उन्हें हम पार्ट्स में तो स्टडी कर सकते हैं सारे फैक्टर्स को, लेकिन एक साथ उन्हें स्टडी करना बहुत ही क्या है, डिजास्टर्स है, कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है। और नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो क्या बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल होते हैं? नहीं, ये क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहती हैं, ये स्टैटिक नहीं होती है या फिर स्टेबल नहीं होती है। तो ये आपकी फीचर नहीं है किसकी, बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सी जो पॉइंट है वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को बता रही है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये हमें क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज अराइज हो सकती है जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। एज अ वार्निंग सिग्नल ये सिग्नल एक्ट करती है कि फ्यूचर में कौन सी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो रही है तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। जो चेंजेस हो रहे हैं उससे कोप करने में बिजनेस को क्या करना होता है, जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से वैसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होती है, वैसे वैसे तरीके अडॉप्ट करने होते हैं ताकि वो इस डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट में, कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। तो ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट देखो, यूरेनस लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट। अब यूरेनस लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है जो कि मेटल प्रोडक्ट में डील करती है। द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू द फंक्शंस इंक्लूडिंग, अब इनका जो काम है ये फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइडेड है, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केट्स, अकाउंट्स और पर्सनल्स, ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछा जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो की जा रही है, फंक्शनल, रिलेशनल, डिविजनल या फिर नन ऑफ दिस। तो हमने क्या देखा कि यहाँ जो सारी एक्टिविटीज हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन से बेसिस पे डिवाइडेड है, फंक्शंस के बेसिस पे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, पर्सनल। तो यहाँ हमने देखा कि डिपार्टमेंट जो बनाए गए हैं वो फंक्शंस के बेसिस पे बनाए गए। तो ये फंक्शंस के बेसिस पे कब बनता है डिपार्टमेंट, जब वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो होती है। लेकिन वहीं जब यहाँ प्रोडक्ट लाइन की बात की जाती थी तो यहाँ कौन सा आंसर करेक्ट होता है आपका, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले हैं, आपको डिफरेंट टाइप के प्लान्स के बारे में पूछा जा रहा है, आपको क्या करना, उनकी मीनिंग से उन्हें मैच करना है। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होती है, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, मतलब जो फ्यूचर में आपको कौन सी पोजीशन पे पहुंचना है, इससे हमें इसका पता हमें ऑब्जेक्टिव से चलता है। स्ट्रैटेजीज का क्या हो जाएगा आपका, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकॉम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि इस प्लान को, सॉरी इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। पॉलिसी क्या होती है, जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड द थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी। एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, फंक्शनिंग को, एक्टिविटीज को गाइड करती है। और प्रोसीडियर क्या है, रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। ये स्टेप बनाती है कि कैसे कैसे हम किस स्टेप से हम किसी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, क्या उसकी स्टेप्स होंगी। तो ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका
4 हो गया, सी का 1 और डी का 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अब ऐसी मैनेजमेंट की कौन सी फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट जो वेज होते हैं, डिफरेंट मीन्स जो बेस्ट वे है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, उसे चूज करते हैं हम, ताकि हम उस गोल को अचीव कर पाए आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। एक काम को करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें से हम क्या करते हैं? बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। तो ऐसा किस में होता है? डायरेक्टिंग में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में या फिर स्टाफिंग में। तो ऐसा किस में होता है? कहाँ हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं? प्रोसेस याद करो, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो ऐसा हम प्लानिंग में करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, हाउ हैव दीज प्रिंसिपल डेवलप। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये कैसे डेवलप हुए? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो ऑब्जर्व किया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसी चीज़ें हो रही है उसे ऑब्जर्व किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में और एक्सपेरिमेंट करके, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, या फिर जो मैनेजर्स हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इन सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सारे ही बेसिस पे क्या हुई थी? हमारी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये डेवलप हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के कौन कौन से आपके फंक्शंस होते हैं? पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, तीसरा है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे ही आपके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब बोला जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं आपके, ठीक है, ये क्या करते हैं? मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं। तो मैनेजर्स क्या करते हैं? बाकी मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करने के साथ साथ क्या करते हैं? इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रिपोजिशन। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस होते हैं, प्रिपोजिशंस होते हैं, विच आर एप्लीकेबल व्हेन यूनिवर्सल कंडीशंस आर प्रेजेंट। ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब यूनिवर्सल कंडीशंस प्रेजेंट है। तो हम सभी जानते हैं ये यूनिवर्सल तो होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, लेकिन हर जगह आप सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हो। हर जगह आप सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने एक कंटिंजेंट फीचर सुना होगा, पढ़ा होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। ठीक है, तो आप हर सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हो। अलग अलग सिचुएशन में एक प्रिंसिपल का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो आप क्या करते हो? सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हो? प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। तो क्या होगा? ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और डी और नन ऑफ दिस। तो हमने क्या देखा? बस स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपके केस स्टडीज आ गए, ये तो बिजनेस स्टडीज में आना ही है आपका। टेक्स्ट क्या है आपकी कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, आपको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज रिसोर्सेज
efficiently and effectively for achieving the goals of the organization। क्या करते हैं, इन फंक्शंस की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं ताकि जो गोल है, अल्टीमेट गोल अचीव हो जाए। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस मीन्स क्या होता है कि जो काम आपको दिया गया है आप उसे ढंग से करो, ठीक है, सही टाइम पे, जितना टाइम आपको दिया गया है तब तक वो आप काम कंप्लीट कर दो। और नेक्स्ट है कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। अभी मैंने बताया उस गोल को टाइम, जितनी आपको टाइम पीरियड दी गई है उसके अंदर अचीव कर लेना। और एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। और एफिशिएंसी मीन्स क्या होती है कि जो काम आपको दिया गया है आप उसे क्या करो, सही तरीके से करो और मिनिमम कॉस्ट के साथ करो ताकि कम इनपुट यूज करके आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ आप, ठीक है। तो ये आपकी टेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या है, कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट्स। अब कंपनी ने टारगेट सेट किया था कि उसे एक साल में क्या करना है, इन अ ईयर 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर्स हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या करना पड़ा, जो मैनेजर्स हैं उन्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ी, ठीक है, उन्हें ओवर टाइम करना पड़ा क्योंकि पावर फेलियर, वो लाइट की इश्यूज थी। इन द अबव केस मैनेजर वाज, अब पूछा जा रहा है कि इस केस में मैनेजर क्या थे, मैनेजर हमारे क्या थे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ, ओनली एफिशिएंट, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, और इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो हमने क्या देखा कि इस केस में जो हमारे मैनेजर हैं वो इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। इसमें हालांकि चीज़ें नहीं दी गई हैं कि क्या उन्होंने अचीव किया कि नहीं, बट टू अचीव दिस टारगेट, मतलब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, ढंग से काम किया, तो वो यहाँ एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों ही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कटिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब बोला जा रहा है कटिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अब आपने क्या किया, आपकी जो टारगेट थी वो तो आपने अचीव नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया, कॉस्ट कट कर दिया, मतलब मिनिमम कॉस्ट आई आपकी, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं किया, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, आपसे पूछी जा रही है कि ये जो एग्जाम्पल है आपकी किसकी है, ठीक है। तो इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो हमने क्या देखा, कटिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ नॉट, ये क्वेश्चंस आपकी अलग अलग रहती है। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, एक मिनट रुक जाए, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चंस नहीं है आपके। कटिंग डाउन द कॉस्ट ऐसे लिख लो आप, यहाँ ना आपकी कुछ चीज, कटिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ नॉट अचीविंग बट नॉट अचीविंग, ऑफ नहीं, यहाँ बट कर लो, ठीक है, बट नॉट अचीविंग। मैनेजर्स ने क्या किया, जो काम कर रहे थे एम्प्लॉयज, उन्होंने क्या किया, अपनी टारगेट तो अचीव कर ली, सॉरी अपनी टारगेट अचीव नहीं करी, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉस्ट जो थे उनके उन्हें कट डाउन कर लिया। तो इस केस में क्या है, वो इस केस में वो इफेक्टिव नहीं है बट एफिशिएंट है। ऐसा कैसे, इफेक्टिव तब वो माने जाते जब वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट को अचीव नहीं करा है, लेकिन यहाँ कॉस्ट कट तो हुई है, मतलब जो मिनिमम कॉस्ट का कंसेप्ट आता है आपका एफिशिएंसी के अंदर कि आप क्या करते हो, कम कॉस्ट के साथ आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, तो ये आपकी फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग द वे ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिवली। अब मैनेजमेंट की कौन सी फंक्शन है जिसमें से हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं पहले से, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर जो बेस्ट वे है उसे हम डिसाइड करके उस गोल को अचीव करते हैं। तो ऐसा किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेशन में। तो ऐसा किस में होता है, आपके प्लानिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, डैश इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैनेजमेंट की कौन सी ऐसी फंक्शन है जिसमें हम देखते हैं जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है उसे हम मॉनिटर करते हैं कि जैसे हमने सारी चीज़ों को तय किया था, हमने जो गोल सेट किए थे, हमने जो प्लान्स बनाया था उसके हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है अच्छे से अचीव हो जाए। अगर सारी चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रही है तब तो सही है। अगर इन दोनों के बीच कोई डेविएशन अराइज हो रही है तो उसके कॉजेस को जान के हम क्या करते हैं, उस डेविएशन, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच जो डिफरेंस आ रही है उसे हम डेविएशन बोलते हैं। इसके कॉजेस को जान के हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि ये जो सिचुएशन है, ये जो डेविएशन है, ये फिर से अराइज ना हो। तो ऐसा किस में होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग में। तो ऐसा किस में होता है, आपके कंट्रोलिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है। अब ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन की, क्या है, डैश डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। अब मैनेजमेंट की कौन सी ऐसी फंक्शन है जो डिटरमाइन करती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, जो सारी एक्टिविटीज हमें करनी है, इसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है। ऐसा हमें प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से या फिर कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग से पता चलता है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाते हैं और उनके बीच अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। इससे हमें पता रहता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसे ऑर्डर्स दे सकता है, कौन किसे ऑर्डर्स ले सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, इन सारी चीज़ों की बात हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये सारी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले या फिर जो आपकी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, उसकी डिटेल सॉल्यूशन थी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के डाउट को क्लियर करूँ। तब तक के लिए थैंक यू।